नेक्स्ट अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, जब हम प्रॉमिस पढ़ रहे थे ना तो उसमें दो स्टेट्स हमें मिलती थी। एक स्टेट हमें मिलती थी देन की, जिसमें सक्सेस मैसेज आता था, और दूसरी स्टेट मिलती थी एरर की, जिसमें एरर आता था। तो अभी हम सक्सेस मैसेज यानी कि आंसर तो ले पा रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला कोड कोई एरर प्रोड्यूस करे तो उसको हम टैकल नहीं कर रहे हैं किसी भी सेंस में। मतलब कि अगर इनक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट में एरर आता है तो वो एरर रिजल्ट में आंसर आएगा अगर सक्सेस होता है, तो अगर एरर आएगा तो फिर क्या होगा, उसको हम टैकल ही नहीं कर रहे हैं। सही है। तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसका फ्लो हमें सीखना है। तो वो फ्लो सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सारा कोड फिलहाल कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि लॉग लगा दूं, या चलो रिजल्ट टाइप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। सही है। ये मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख दी है, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड जो है वो बगी है। बगी किस सेंस में है कि हमने num1 और num2 को डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से एरर जो है वो प्रोड्यूस होगा। सही है। एरर क्या प्रोड्यूस होगा कि ये num1 और num2 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं है। सही है। अच्छा, अगर हम अब इसको रन करते हैं, इस बगी कोड को, हमें यहाँ पे एरर्स देगा कि ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है। स्टिल अगर हम index.js को रन करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाएगी और सीम लाइक एरर देगी कि ये जो दो वेरिएबल आपने बनाए हैं ये उसको फाइंड नहीं हो रहे। सही है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, कि हमने इसका सिंटैक्स ही ठीक नहीं डिफाइन किया। या लेट्स सपोज के जैसे वेरिएबल बनता है लेट के साथ, हम साथ ही लिख दें लेट ए बी सी num1 नंबर। अच्छा, अब लॉजिकली सारा कुछ ठीक है, लेकिन हमने सिंटैक्स में मिस्टेक कर दी कि लेट के साथ ए लगा दिया, हालांकि सिर्फ जो कीवर्ड है वो लेट है, तो लेट के साथ ए कुछ नहीं होता है, तो ये सिंटैक्स एरर है। सही है। तो इससे भी क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक करेगी। अच्छा, ये भी सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे भी हमने सिंटैक्स में मिस्टेक किया कि हमने डिफाइन ही नहीं किया वेरिएबल। अच्छा, इस तरह के एरर जो सिंटैक्स की वजह से पैदा होते हैं उनको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सही है। अच्छा, और दूसरी टाइप के एरर होते हैं रन टाइम एरर। जो सिंटैक्स एरर है वो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि मैंने सिंटैक्स में गलती कर दी है। सही है। जो रन टाइम एरर होते हैं वो मुझे रन टाइम पे मिलते हैं। मतलब क्या है कि मैंने कोई ऐसा कोड लिख दिया है जिसमें एरर प्रोड्यूस होगा रन टाइम में। मतलब जैसे हमने कोड लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, अगर इसकी वजह से कोई कोड आ जाता है तो हमारा सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी वजह से रन टाइम में कोई एरर आता है तो उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। सही है। और तीसरी टाइप के एरर होते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है, अगर हम लॉजिक्स में गलती करते हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं सम। सही है। उसमें दो नंबर को सम करेंगे। सही है। उसमें मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब दो नंबर जो हैं वो सम, वेरिएबल में बना रहा हूँ सम, और मेरी एजम्पशन है कि सम होगा, लेकिन मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ना ये सिंटैक्स एरर है,
ना इसमें कोई रन टाइम एरर प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन ये एक लॉजिकल एरर है, मतलब मैंने लॉजिकली कोड गलत लिख दिया ना, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन लॉजिकली कोड जब गलत किया तो वो भी एक लॉजिकल एरर कंसिडर होता है। तो तीन तरह के एरर्स होते हैं कोड के अंदर। एक को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, यानी कि अगर हम सिंटैक्स ही गलत लिख दें, मतलब इफ़ को हम बनाते हैं आई एफ से और आप इफ़ को आई एफ वाई लिख दो, तो अब ये सिंटैक्स एरर हो गया, मतलब आपने कीवर्ड ही ठीक डिफाइन नहीं किया। दूसरा रन टाइम एरर, कि ऐसा कोड जो एसिंक्रोनस चलता है तो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आता है, उस कोड के चलते चलते कोई एरर प्रोड्यूस हो जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं कि प्रोग्राम चल रहा था, चलते चलते कोई एरर आ गया, तो उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। तो जो लॉजिकल एरर होते हैं वो जो है वो हमें अगर हमने कोड ही गलत डिफाइन कर दिया, जैसे अब इसमें ना कोई रन टाइम एरर है ना कोई सिंटैक्स एरर है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन लॉजिक ही गलत लिख दी ना। सम की लॉजिक होती है ऐड करना, सम करना, प्लस लगाना था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉजिकल एरर प्रोड्यूस हो गया। तो अब इन तीनों में से जो सबसे इजी एरर फाइंड होता है वो है सिंटैक्स एरर। अगर सिंटैक्स में गलती कर रहे हो ना, वीएस कोड ही बता रहा है कि ये चीज़ गलत है, सही है, तो इजीली फाइंड हो जाता है। दूसरा इससे थोड़ा टफ फाइंड करना एरर है रन टाइम एरर, क्योंकि वो रन टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें पता ही नहीं है कि एरर क्या है, सही है। और तीसरी तरह का जो लॉजिकल एरर है उसको पकड़ा नहीं जा सकता किसी भी तरह से। देखो सिंटैक्स एरर मुझे कोड बता देगा, चलेगा नहीं। रन टाइम एरर में भी ब्रेक हो जाएगा, कोड मुझे समझ में आ जाएगी ये एरर आया। लेकिन अगर कोई लॉजिकल एरर है तो उसको हम खुद से एज अ डेवलपर ही फिक्स कर सकते हैं। कोड वीएस कोड वगैरह मुझे या कोई टर्मिनल मुझे नहीं बताएगा कि आपकी कोड के अंदर मिस्टेक है या एरर है। बात समझ रहे हो? मतलब अगर हम बिल कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल में अगर टैरिफ ही गलत लिख दिया तो वो एक लॉजिकल एरर है। मतलब समझ रहे हो ना? अगर आपने मल्टीप्लाई करना था 40 से, आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो वो एक लॉजिकल एरर है। जैसा कि ऐसे नहीं होता है, वो गलती करते हैं 50-60 लिखते हैं, नीचे तो कभी नहीं जाते हैं ना, तो वो हमारा लॉजिकल एरर है, उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे सिंटैक्स एरर करें या हम जो है उसकी जगह पे रन टाइम एरर प्रोड्यूस होता है, उसको पकड़ना आसान है, सही है। तो जो लॉजिकल एरर है वो तो डेवलपर ही सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एज एन सीनियर डेवलपर हम कोड को रिव्यू करते हैं, मतलब जब कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जो दो एरर्स है ना, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर, इनको कैसे कैच करना है वो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी। उसका सलूशन है हमारे पास, लेकिन जो है हमारा कोड लॉजिकल एरर वाला, उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, ऐड लिखना था, तो इसको कोई प्रोग्राम नहीं पकड़ सकता है, ये बिल्कुल ओके है। अगर मैं इन कोड को ख़त्म करके रन करता हूँ, आपको किसी चीज़ का एरर नहीं आएगा, यहाँ कोड सक्सेसफुली जो है वो चलेगा। क्या हुआ? रन टाइम एरर आ गए। अब ये रन टाइम की एग्जांपल है कि हमारे पास एक ऐसा एरर प्रोड्यूस हो चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म, यहाँ पे सही तो है सारा कुछ, समझ आ रही है कि क्यों कर रहा है ऐसे। इंडेक्स डॉट टी एस, सॉरी आप हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है ना, इंडेक्स करके, इसलिए टी एस करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे तो कोड चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कंसोल भी लगाता हूँ तो सब फिर भी ओके ही आएगा। सम इज सही।
सम इज़ 100, लेकिन लॉजिकली सम तो 20 होना चाहिए, तो 100 आ रहा है, मिस्टेक है हमारी। अब यूज़र से हम नंबर लेने हैं इनपुट, तो उसको सम दिखाने के बजाय हम उसमें मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो एरर आ जाएगा। तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स दुनिया में कोई भी कंपाइलर, कोई भी प्रोग्राम कैच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स में भी ठीक है, रन टाइम भी कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसको हम कोड के थ्रू कैच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है कि जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, जब हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो एक बंदा काम नहीं कर रहा था, मल्टीपल लोग काम करते हैं, मतलब टीम बनती है, 5 लोग 10 लोग ऐसे। फिर एक पर्सन का कोड दूसरा पर्सन रिव्यू करता है। इवन मैं 10 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ, फिर भी मेरा कोड रिव्यू किया जाएगा। अगर मुझसे कोई सीनियर नहीं है तो मुझसे जूनियर मेरा कोड रिव्यू करेगा। वो क्यों? क्योंकि इंसान गलती कर सकता है। तो उस लॉजिकल एरर मैंने अगर कोई गलत कर दिया तो उसका मतलब ये है कि देखो, लेट्स सपोज हम बिल वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर मैंने टैरिफ में गलती कर दी तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट का लॉस्ट हो सकता है। समझ रही हो? तो मैं इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, समझ ना? इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलती कर सकता है इंसान तो कभी भी। तो इसका मतलब ये है कि उस गलती को कौन पकड़ेगा? अगर मैं लॉजिकल गलती करता हूँ तो उस गलती को सीनियर इंजीनियर पकड़ेगा। तो अगर सीनियर इंजीनियर हो आप, फिर भी आपका कोड रिव्यू किया जाएगा बाय जूनियर इंजीनियर। क्यों? क्योंकि अगर जब कोई दूसरा इंसान रिव्यू करता है तो उसको वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू करता है, तो उसमें उसकी गलती जो है वो कैच की जा सकती है अगर कोई ऐसी लॉजिकल गलती होगी। सही है? तो लेट्स सपोज बहुत कम्प्लेक्स कोड है, 2-3 लूप लगे हैं, बीच में कंडीशंस लगी हैं ऐसे, तो मैंने अपना कोड लिखा तो मुझे तो ठीक ही लग रहा होगा, लेकिन वो किसी केस के अंदर अगर फेल हो रहा है तो वो केस जो है वो दूसरा पर्सन ही रिव्यू करके उसको फिक्स कर सकता है कि ये पर्टिकुलर एरर प्रोड्यूस हो सकता है इस कोड के साथ। सही है? उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं पीयर कोड रिव्यू। मतलब जो साथ बैठने वाला बंदा है पीयर, वो मेरा कोड रिव्यू करेगा, उसको हम पीयर कोड रिव्यू बोलते हैं। सही है? तो उसके लिए जब हम गिट पे कोड रखते हैं तो हम पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, पीआर बोलते हैं उसको। उस पुल रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, दूसरा पर्सन उसको देखता है कि क्या चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस में कोई लॉजिकल एरर प्रोड्यूस हो सकता है या कोई कोड इंप्रूव हो सकता है किसी भी सेंस के अंदर, या क्वालिटी हम अच्छी कर सकते हैं या परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। वो रिव्यू परफॉर्म होने के बाद फिर हमारा जो है वो आउटपुट, यानी कि जो भी हमारा कोड है वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में मर्ज होता है। तो फ्लो क्या होता है, जब भी आप कोड करते हो एज एन डेवलपर, आप उसकी एक पीआर बनाते हो, पीआर कोई दूसरा डेवलपर रिव्यू करता है। जब वो पीआर एक्सेप्ट होती है, उसने अप्रूवल देना है। अगर वो अप्रूवल नहीं देगा कोड मर्ज नहीं होगा, कोड मर्ज नहीं होगा तो उसका कोड यूजफुल नहीं है। तो वो दूसरा डेवलपर रिव्यू करता है, उसको मर्ज किया जाता है, फिर जो है वो कोड एक्चुअल कोड में मर्ज होके चलता है। जैसे लाइक फेसबुक वगैरह में या गूगल वगैरह में जो इंजीनियर्स काम करते हैं, 10-10 लोग उनका कोड रिव्यू करते हैं। मतलब 10 लोग 15 लोग उनका कोड रिव्यू करते हैं अगर कोई बहुत टेक्निकल कोड जो है वो मर्ज होने जा रहे हैं। जब वो सारे अप्रूवल देते हैं कि सब ठीक है, फिर कोड मर्ज होता है। फिर अगर फिर भी एरर्स आए तो फिर डेफिनेटली उन सबको पकड़ा जाता है, भाई आप लोगों ने क्या रिव्यू किया। सही है? तो वो टेक्निकल रिव्यू होता है, उसको देखना ज़रूरी होता है। तो लॉजिकल, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमें ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ती है लॉजिकल एरर्स को फिक्स कर रिव्यू करने के लिए। क्यों? अगर इसका भी कोई सोल्यूशन होता तो ह्यूमन एफर्ट जो हम पुट करते हैं कोड को रिव्यू करने में, वो हमारी कम हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है अभी तक कोई सोल्यूशन जिससे हम लॉजिकल एरर्स पकड़ सकें। तो उसके लिए फिर मैनुअल इंसान यानी कि सीनियर इंजीनियर जो हैं वो कोड रिव्यू करते हैं, ताकि हमारा कोड की उसमें सिर्फ वो लॉजिकल एरर नहीं देखते हैं, उसमें कोड क्वालिटी भी देखते हैं, कोड की परफॉर्मेंस भी देखते हैं, कितना अच्छा कोड है, कितना टाइम ले रहा है, कौन से केस में किस तरह, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। यानी कि जब आप कोड करते हो तो बहुत आसानी से आप कोड मर्ज नहीं कर सकते, वो खासा टफ टाइम देते हैं, उसके बाद फिर उसको मर्ज करने की इजाज़त होती है। तो अगर आपने देखना हो, जस्ट लाइक अगर हम इंक्वायरर का ही देखें गिटहब, तो इसमें भी होगा ये इश्यूज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये पुल रिक्वेस्ट 14 पुल रिक्वेस्ट इसकी ओपन है। अच्छा, इसमें अब उसने कोई काम किया है तो उसके अंदर उसने सारी डिटेल लिखी कि मैंने ये काम किया है। सही है? इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइल चेंजेस। तो 14 फाइल चेंज आ रही हैं,
यानी कि जो कोड अभी मर्ज है उसके अलावा इसने ये कोई नया कोड लिखा है, सही है। और ये एक लाइन रेड का मतलब है कि ये पहले कोई कोड था उसने इसको रिमूव कर दिया, सही है। ग्रीन का मतलब है नया कोड ऐड हुआ है, रेड का मतलब है रिमूव हुआ है। तो अब ये मैं सारा यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब कोई सीनियर इंजीनियर है ये वाला, उसको यहाँ पे मसला नजर आया तो वो क्या कह रहा है, मेकिंग अ नोट फॉर लेटर वी विल नीड टू डॉक्यूमेंट रेंडर एन आइटम हेयर। वो कह रहा है कि ये जो आप कोड लिख रहे हो ना, इसमें आप इसके बारे में बता नहीं रहे हो, तो हमें इसके बारे में कोई नोट लिखना चाहिए ताकि हम बाद में देख सकें। तो समझो कि ये जो एस बाउंड्रीज करके मतलब क्या नाम है, ये जो है उसको गाइड कर रहे हैं, किसको, जिसने ये वाला काम किया है। तो फिर वो बाद में वो कह रहा है आई हैव मेड सम चेंजेस टू रीड मी प्लीज टेक अ लुक, कि मैंने ये जो आप बात कर रहे हो इसको मैंने अंडरस्टैंड किया है, आप सही बात कर रहे हो, तो मैं इसके ऊपर नोट लिख रहा हूँ। तो अब वो सारा कोड रिव्यू कर रहा है, अगर कहीं पे उसको मसला नज़र आ रहा है तो वो उसको बता रहा है कि ये इशू हो सकते हैं, वो उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे पूरी डिस्कशन चल रही है कि उसने बोला कि वाई विल यूज इंडेक्स इन द टेस्ट, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द टेस्टिंग, इफ़ यू डोंट हैव ए क्लियर यूज फॉर द एक्स्ट्रा आर्गूमेंट लेट्स रिमूव एंड कीप एक्सपोज। मतलब वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स करके फंक्शन का पैरम लिया है, क्या इसकी ज़रूरत है आपको ऐसा करने की। तो फिर दूसरा वो बोल रहा है, मतलब वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऐसी ज़रूरत क्यों है, क्या रीजंस हैं, फिर आगे वो उसको डिफेंड कर रहा है। तो मतलब एक बहस चल रही है डेवलपर्स के दौरान कि भाई ऐसा क्यों है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोड लिखोगे फ़ौरन मर्ज हो जाएगा, आप फेसबुक में इंजीनियर चले गए, आपने कोड लिखा, अगले दिन आ रहा है पोस्ट के ऊपर, पोस्ट ही नहीं हो रहे, आपने पोस्ट में कोई चेंजेस किए, पोस्ट ही नहीं हो रहे। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे चेक्स के बाद आपका कोड जो है वो मर्ज होता है और उसके बाद फिर वो एक्चुअल यूजर्स के पास जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम लॉजिकल एरर में मिस्टेक करेंगे ऐसी, तो उसका ऑडिट होता है प्रॉपर, तो उसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है कि अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो उससे क्या हो जाएगा। अच्छा, सम टाइम फिर भी गलती हो जाती है, और सम टाइम इतने चेक्स के बाद भी कोड गलत चला जाता है और उससे फिर यूज़र डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, एप्लीकेशन बंद हो जाती है, या उसमें बग ही आ रहे हैं, या पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही, या इस तरह के बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं स्टिल इतने सारे चेक्स के बाद भी, क्योंकि जो लोग चेक कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो सबसे मिस्टेक हो सकती है, तो फिर अल्टीमेट यूज़र डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन वो बहुत सारे चेक्स लगाते हैं ताकि यूज़र जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब इसके भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कोड के, पहले हम डेवलपमेंट में कोड करते हैं, फिर वो स्टेजिंग में जाता है, डेवलपमेंट में लोग चेक करते हैं डेवलपर, फिर स्टेजिंग में जाता है, फिर क्यूए होता है, फिर स्टेजिंग से प्रोडक्शन में जाता है, यानी कि बहुत सारे इसके स्टेजेस रहते हैं कोड के। तो एक फ्लो होता है जिसके थ्रू हम कोड कर रहे होते हैं। तो आप लोग यहाँ से लोगों के पढ़ सकते हैं कि पी क्या मतलब है, पुल रिक्वेस्ट में आगे, और कमेंट्स का क्या मतलब है, और ये कोड कैसे आ रहा है। तो आइडिया ये है कि जो लॉजिकल कोड है उसको तो हम नहीं कैच कर सकते, वो इस तरह से चल रहा होगा। जो सिंटैक्स एरर है उनको हम कर सकते हैं। रीज़न क्या है, वो तो सामने वीएस कोड ही मुझे बता रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं पे एरर आ रहा है, वहीं में मुझे पता लग जाएगा और मैं यहाँ पे उसको, उस एक्सेप्शंस को जो है वो कैच कर सकता हूँ। अच्छा, सिंटैक्स एरर तो मैंने बोला सबसे इजी जो एरर को कैच करना है वो सिंटैक्स एरर को है। क्यों? क्योंकि वीएस कोड ही बता देता है, तो किसी दूसरे डेवलपर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बाद में भी एरर नहीं आना है तो मसला नहीं है। अच्छा, अब जो एरर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है रन टाइम एरर, कि अगर ऐसा एरर जो लॉजिकल भी नहीं है, सिंटैक्स भी नहीं है, रन टाइम पे प्रोड्यूस हो जाए। मतलब क्या है, हम लेट्स सपोज हमने इंटरनेट से स्टूडेंट डाउनलोड करने हैं, स्टूडेंट का डाटा डाउनलोड करना है 500 स्टूडेंट का। अब वो 500 स्टूडेंट का डाटा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, सही है, लेट्स सपोज 2 मिनट लग रहे हैं। तो अब इंटरनेट भी चाहिए क्योंकि डाटा इंटरनेट से डाउनलोड करना है। अब मैं रिक्वेस्ट करके फ़ौरन वाईफाई बंद कर दूं, या लाइट चली जाए, वाईफाई बंद हो जाए, तो अब डाटा तो डाउनलोड नहीं होगा। अब एक्चुअल में एरर आ गया, वो एरर क्या है, नेटवर्क एरर, कि इंटरनेट अवेलेबल है नहीं है, तो मैं आपका कोड चला नहीं सकता। तो इस तरह के जो एरर होते हैं, नेटवर्क एरर, या मतलब और भी इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज के एरर होते हैं, इनको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। अच्छा, इनको अब कैच कैसे करना है, अगर हम इनको कैच नहीं करेंगे तो यूजर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। बात समझ रहे हो?
हमें अगर इंटरनेट नहीं आ रहा तो अक्सर एप्लीकेशन में आप जाते हो फेसबुक वगैरह पे, अगर इंटरनेट ना चल रहा हो तो फिर वो फ्लैग देता है ना, नो इंटरनेट नो वाईफाई। तो वो कैसे देता है, वो उस एरर को कैच करता है, उस एरर को देखता है कि भाई ऐसा क्या एरर आ रहा है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें नया ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैच ब्लॉग। इसके अंदर हम ट्राई के अंदर हम ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें हमें 0 समथिंग भी चांसेस हैं कि कोड के अंदर रन टाइम एरर प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, वो मोस्टली ऐसा कोड होता है जो एसिंक्रोनस होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग कोड होता है। मतलब देखो ना, एक सिंपल इफ लग रही है तो उस सिंपल इफ में चांसेस नहीं है कि कोई रन टाइम एरर आए, क्योंकि देखो ना कि रन टाइम एरर आए अगर तो कोई एरर आ रहा है तो फौरन से आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा जब मैं कंपाइल करके चलाऊंगा। वो एरर का पता नहीं लगता ना रन टाइम पे, जो एरर बाद में आते हैं, कुछ टाइम के बाद में आते हैं। जैसे इंटरनेट पे मैंने रिक्वेस्ट की, डाटा नहीं मिला, नेटवर्क फेल हो गया, या कोई और मसला आ गया, या हैक हो गया मेरे नेटवर्क की रिक्वेस्ट, या मल्टीपल केसेस उसमें हो सकते हैं। उन एरर को हमें क्या कैसे कैच करना है, हम ऐसा कोड जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको ट्राई में लिखेंगे। मतलब एसिंक्रोनस कोड को हम ट्राई में लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोड चल रहा है और ये टाइम लेगा और इस चलते चलते इसके अंदर कोई एरर आ सकता है। तो हम ऐसा कोड जो चलते चलते उसमें एरर आ जाए वो हम लिख देंगे ट्राई कैच में। सही है, ट्राई के अंदर। अब वो एरर मैं कैच कर सकता हूं कैच के ब्लॉक में। सही है, सिंटैक्स क्या बन रहा है, हमने ट्राई लिखा, उसके आगे मैंने एक ब्लॉक बना दिया। सही है, इसी के जहां पे ये ब्लॉक खत्म होता है वहीं पे मैंने एक कैच लिखा, उसके आगे एक ब्लॉक बना दिया। इसको हम बोले ट्राई कैच ब्लॉक। अच्छा, कैच में क्या होगा, हमें एरर मिलेगा, जो भी एरर आ रहा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ये पैरामीटर है। सही है, और ट्राई के अंदर हम कोई ऐसा कोड लिख रहे होंगे जो ब्रेक करेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को, कि ट्राई के अंदर हम ऐसा कोड लिख रहे हैं जो सॉरी जो ब्रेक करेगा, और कैच के अंदर मुझे वो एरर आएगा कि ये चीज़ जो है वो मसला कर रही है। सही है, उस एरर को मैं टैकल करूंगा, मे बी मैं यूज़र को बता दूंगा भाई ये एरर आ गया है। अक्सर आप जब एसिंक्रोनस काम करते हो, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो एडमिशन का, तो अक्सर फॉर्म फिल करते करते कुछ एरर्स आ जाते हैं, वो आपको बताता है ना भाई ये एरर आ गया है, पहले लोडर चलता है, थोड़ी देर बाद बताता है ये एरर आ गया। सही है, तो वो उसको एरर मिलता कैसे है कि ये एरर आ गया है कैच के अंदर, मतलब उसने अपना कोड ट्राई में लिखा होगा। सही है, तो अगर कोड आप ट्राई में लिखोगे, अगर वो फेल होता है तो उसका जो भी एरर आ रहा है वो हमें कैच में मिल जाएगा, और इस एरर को हम बोलेंगे रन टाइम एरर, कि ये कोड चल रहा था, चलते चलते कोई एरर आ गया, उसको मैंने कैच में कैच कर लिया। सही है, तो अब यहां पे हम नॉर्मली जो हम कोड कर रहे थे इंक्वायरर वाला, उसको मैं दोबारा से इसको अनबोल्ड कर लेता हूं। सही है, अच्छा, अब ये कोड एक अरे है क्वेश्चंस की, तो इसमें मुझे नहीं कोई चांस लग रहा है कोई एरर आ सकता है, लेकिन जहां भी मैं वेट लगा रहा हूं तो इसमें मुझे चांस है कि जब यूजर इनपुट करे वो गलत इनपुट दे दे या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम जनरेट कर दे, तो इसमें कोई एरर आने के चांसेस हैं। तो इस कोड को मैं उठा के कहां पे ले जाऊंगा, ट्राई के अंदर। मतलब ऐसा कोड जिसके अंदर आपको एरर आने के चांसेस हैं उसको मैं किस में लिख दूंगा, ट्राई के अंदर। अब अगर इसमें कोई एरर आता है तो क्या चल जाएगा, कैच ब्लॉक, ये कैच चलेगा। अगर एरर नहीं आता तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, अगर एरर आता है तो फिर कैच ब्लॉक चलेगा। सही है? तो इससे हमें क्या हेल्प मिल जाएगी कि हम रन टाइम एरर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। सही है, तो इसको चलाएंगे सेम उसी तरह से, सम इज 100, वो नीचे हमारा कंसोल लग रहा था। अब यहां पे ये कैच वाला एरर नहीं आया, क्यों, कैच वाला ब्लॉक नहीं चला। कैच वाला ब्लॉक तब चलेगा जब एरर आएगा, जब एरर नहीं आएगा तो कैच वाला ब्लॉक नहीं चलेगा।
ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें। मतलब ट्राई वाला ब्लॉक एवरी टाइम चलेगा, लेकिन कैच वाला ब्लॉक एवरी टाइम नहीं चलेगा। कैच वाला ब्लॉक चलेगा जब एरर प्रोड्यूस होगा, रन टाइम एरर। तो अगर आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो तो रन टाइम एरर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो फिर रन टाइम एरर प्रोड्यूस होगा, वो आपको कैच के अंदर मिलेगा। सही है, ऑल गुड। अच्छा, ट्राई कैच के अंदर हमें एक और ब्लॉक भी मिलता है, उसको हम बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। 3 हिस्सों पे ये मुश्तमिल होता है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच और फाइनली। ट्राई ऑलवेज चलता है, कैच तब चलता है जब कोई रन टाइम एरर प्रोड्यूस हो, वो हमें कैच में मिल जाएगा, वो फिर हम यूज़र को दिखा दें, या मे बी दोबारा से वो काम करना है वो दोबारा काम कर सकते हैं, वट एवर। और फाइनली एवरी टाइम चलेगा जब हमारा ट्राई कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ट्राई और फाइनली एवरी टाइम चलेंगे और कैच एवरी टाइम नहीं चलेगा। फाइनली के हम अंदर ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर वो तब काम करना हो जब हमारा ट्राई कंप्लीट हो जाए। सही है, तो फिर हम वो फाइनली के अंदर कोड करते हैं। जैसे अक्सर आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो लोडर चल जाता है। अब अगर एरर आता है तो आपको कैच में नज़र आ जाता है एरर, ऐसे ही है। लेकिन अगर एरर नहीं आता है या एरर आता है तो वो जो लोडर हमने चलाया होता है वो लोडर बंद हो जाता है, यानी कि वो स्पिनर चलाया तो बंद हो जाता है। वो हम किस में करते हैं, फाइनली के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फाइनली दोनों केसेस में चलना है, चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए। तो ऐसा कोड जो हम दोनों केसेस में चलाना चाह रहे हैं वो फिर हम फाइनली में चलाते हैं। कोड चल नहीं, फाइनली का लिखने की मैंडेटरी नहीं है। इवन आप कैच भी नहीं लिखते तो मैंडेटरी तो नहीं है, ट्राई चला देगा अपने आप को। लेकिन ट्राई कैच का मतलब क्या है कि इन तीनों चीज़ों को आपस में यूज़ करने के कॉन्टेक्स्ट हैं। अगर आपने कोई ऐसा कोड लिखना है जो चाहे एरर आए या ना आए आप उसको फिर भी चलाना चाहते हैं तो हम फाइनली में चला देंगे। हाँ, अगर वो एसिंक्रोनस है तो वो पहले के चला देगा कोड को। अगर हमने फाइनली लिखा हुआ है तो वो वेट करेगा जब तक ट्राई कंप्लीट नहीं होता। बात समझ रहे हो? क्योंकि कैच भी तो वेट कर रहा है ना किस बात का कि ट्राई कंप्लीट हो। तो अगर हम उसको बाहर ही लिख देंगे, अगर वो एसिंक्रोनस कोड है तो वो फौरन से नीचे वाला कोड चला देगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा ट्राई का। इसलिए ये उन्होंने फाइनली बनाया। तो 3 ब्लॉक बनेंगे, ट्राई कैच एंड फाइनली। ये कंसेप्ट ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, रन टाइम एरर टैकल करने के लिए। 3 मैंने किसमें बताई हैं। सिंटैक्स एरर हम वीएस कोड हमें बता देगा, एप्लीकेशन चलेगी नहीं। दूसरा जो है रन टाइम एरर हम ट्राई कैच कैच करेंगे। और जो थर्ड है लॉजिकल एरर, वो पीयर कोड रिव्यू होगा, यानी कि दूसरे इंजीनियर्स हमें बताएंगे कि आपने ये लॉजिकल गलती की है। तो इन तीनों तरीकों से हम अपनी एप्लीकेशन से एरर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। सही है। एरर आते क्यों हैं ये, मतलब मैंने आपको बताया ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे लॉजिकल एरर तो हम गलती करते हैं तब आते हैं। सिंटैक्स एरर बहुत कम आते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम सिंटैक्स से यूज टू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको आते होंगे, आप पहले दिन जब कोड करते हैं वेरिएबल बनाते हैं या ट्राई कैच लिख रहे हैं तो आप उसकी लाइनों को आगे पीछे कर दो तो सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन रन टाइम एरर ऑब्वियस बात है, ये मल्टीपल इनकी रीजंस हैं इनके प्रोड्यूस होने की। जैसे नेटवर्क एरर मैंने बताया, ऐसे इंटरनेट फेल हो जाता है, ऐसे सर्वर क्रैश है, सर्वर नहीं चल रहा, मतलब जहाँ से आपने डाटा लेना है वो लैपटॉप या कंप्यूटर चल ही नहीं रहा। तो इन सारी रीज़न की वजह से हमारा जो है वो एरर प्रोड्यूस होता है और हमें वो कैच के अंदर मिलता है। सही। वो एरर प्रोड्यूस होकर जब कैच में आता है तो उसके बाद फिर हम दोबारा से भी काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अगर ट्राई कैच लगाया है यहाँ पे, हम लिखते हैं ट्राई। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। हमने यहाँ पे पेमेंट यूज़र के कार्ड से पेमेंट डिडक्ट करनी है। सही है। यहाँ पे ऐसा कोड लिखा है जो यूज़र के कार्ड से पेमेंट डिडक्ट करेगा।
और हमारे अकाउंट में डाल देगा। अच्छा, अब इस कोड को ट्राई में लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोला? कि अगर पेमेंट करते हुए एरर आ गया, अब बहुत सारे एरर आ सकते हैं पेमेंट करते हुए, क्या बोला? कौन बताएगा कौन कौन से एरर आ सकते हैं? पेमेंट कट कर रहे थे, उसके कार्ड में पेमेंट ही नहीं है, कार्ड ही गलत है, मतलब क्रेडिट कार्ड जो दे रहा है वही गलत है, या क्रेडिट कार्ड ठीक है पेमेंट ही गलत है, या क्रेडिट कार्ड दे रहा है उसकी एक्सपायरी डेट गलत है। समझ रहे हो? या उसने रिक्वेस्ट की, बैंक की एप्लीकेशन ही पीछे से बंद है, उसने प्रोडक्ट ही नहीं हुआ। और भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं ऐसे कि जिसके अंदर वो पेमेंट जो है वो फेल हो सकती है, नहीं सेंड होगी। अच्छा, अगर हम अब ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या? कि हम जस्ट इधर, मतलब अगर हम ये कोड ना लिखें ट्राई कैच वाला, तो लेट्स सपोज हम लिखेंगे अवेट, सही है, हम लिखेंगे कि पेमेंट डिडक्ट जो भी हमने करनी है उसका कोड लिख दिया हमने, उसके बाद हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। लाइक हमारी शू स्टोर है या क्लॉथ स्टोर है, हमने ऑर्डर, यूज़र आया, उसने अपने शू पसंद किए, लाइक किए, उसने सेलेक्ट किए उसके बाद उसने चेकआउट कर दिया, अपना कार्ड दिया एंड डेट्स इट। अब पेमेंट डिडक्ट करने वाले कोड के बाद अगर एरर आ गया तो फिर भी अगली लाइन चल जाएगी हमारे इस करंट सिंटेक्स के बाद। क्यों? क्योंकि हम अवेट लगा रहे हैं, वो पेमेंट होने तक वेट करेगा, लेकिन हम ये चेक नहीं लगा रहे कि पेमेंट सक्सेस हुई है या फेल हुई है। तो उसने अगला लाइन नंबर 4 का कोड चला के ऑर्डर क्रिएट कर देना। अब पेमेंट हुई है या नहीं, अब जो डिपार्टमेंट डिलीवरी कर रहा है उसको नहीं कंसर्न, वो देख रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि इसको ऑर्डर डिलीवर कर दो, उसने डिलीवर करना है, वेदर पेमेंट डिलीवर हुई है या नहीं। मतलब अगर वो ऐसे बार बार चेक करने चले जाएंगे बैंक से, मतलब बैंकर को फोन करेंगे पेमेंट आई या नहीं आई, तो टाइम ज़ाया होगा ना, उतना इतना उनके पास टाइम नहीं है, वो तो डिलीवरी कर रहे हैं, फौरन फौरन पैक कर रहे हैं बॉक्सेस और सेंड कर रहे हैं। तो अगर पेमेंट नहीं हुई, अगर तो सक्सेस हुई, ऑर्डर क्रिएट हो गया, डेट्स ओके। अगर पेमेंट में एरर आया और उसके बाद भी ऑर्डर क्रिएट होया तो हमें लॉस है। लॉस ये है कि उसको शूज तो चले जाएंगे, लेकिन हम उसने पेमेंट हमें नहीं दी, पर प्लेंटी ऑफ रीजन, या इनके उसका क्रेडिट कार्ड खत्म है, उसके अंदर मल्टीपल रीजन की वजह से। अब इस कोड को हमें ट्राई कैच के अंदर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। हम अब क्या करेंगे, ये वाला कोड यहां पे लिखेंगे ट्राई में। क्या होगा कि अगर इसकी पेमेंट सक्सेस होगी तो फिर ये लाइन नंबर 7 चलाएगा, अगर इस लाइन पे एरर आ गया तो ये फौरन कैच के पास चला जाएगा कि भाई एरर आ गया। अब वो ऑर्डर क्रिएट वाली अगली लाइन नहीं चलाएगा। क्यों? क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि उसको एक एरर मिल गया। अब वो कैच में चला जाएगा। अब मुझे यहां पे समझ में आ गया कि एरर आया, अब जो भी एरर आया है मैं यूजर को वो शो कर दूंगा, भाई ये एरर आया। हाँ, एरर वाइल डूइंग पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग करते हुए मुझे एरर आया है, और एरर क्या आया वो भी साथ में लिख दूंगा। तो अक्सर आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो नोटिफिकेशन में आपको वो सही नहीं बताता कि क्या मसला है, एक्सपायरी डेट गलत है या पैसे नहीं है या इनसफिशिएंट बैलेंस का कभी एरर आता है, वो सारा हमें एग्जैक्ट एरर बता रहा है। वो कैसे? क्योंकि कैच उसको रन टाइम पे एग्जैक्ट एरर दे रहा है, उस एरर को वो यूजर को दे देता है, यूजर को पता लग जाता है कि अच्छा ये मसला है, तो फिर वो उसको रीटेक करेगा, दोबारा क्लिक करेगा या क्रेडिट कार्ड चेंज करके दोबारा ट्राई करेगा एंड सो ऑन। तो इस केस के अंदर ये ट्राई लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझ आ गया ना कि ट्राई और कैच में किस सेंस में ज़रूरी है। तो ऐसा कोड जिसके अंदर रन टाइम एरर आने के चांसेस हों, और वो मोस्टली 95% वही कोड होता है जो एसिंक्रोनस होता है, जो टाइम लेके चलता है, सही है, उसमें ही हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर आने के। तो ऐसे कोड को हमेशा हम किस में लिखेंगे? ट्राई के अंदर लिखेंगे, ताकि जब भी एरर आए तो हमें किस में मिल जाए? कैच के अंदर, सही है। तो हमने देखा था कि जब भी हम एसिंक्रोनस कोड कर रहे होंगे तो हम उसका एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब जो टाइम टेकिंग कोड है उसका एक फंक्शन बनाए ना, यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे
पेमेंट प्रोसेस, ऐसा कोई फंक्शन बना लिया हमने। अच्छा, उसके अंदर हमने अवेट लगा दिया, पेमेंट डिडक्ट हो रही है, जो भी कोड हो रहा है, सही है। अब ये फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, सही है। और इस फंक्शन को हम पेमेंट डिडक्ट को, पेमेंट प्रोसेस को ऐसे कॉल करेंगे, सही है। अब नॉर्मली एसिंक फंक्शन के अंदर जब भी हम कोड करते हैं हम ट्राई कैच लगा लेते हैं, फिर कोड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली एसिंक फंक्शन में वेट वाला ही कोड करना होता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग कोड करना होता है। तो नॉर्मली एसिंक फंक्शन में आपको 95% ट्राई कैच नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कोड है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, और उसमें हमें एरर की हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये कौन से एरर की टाइप को हैंडल कर रहे हैं हम? रन टाइम एरर, कि जो कोड चल रहा हो और चलते चलते कोई एरर आ जाए, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे, यानी कि फंक्शन के अंदर सबसे पहले ट्राई कैच लगेगा, फिर एक्चुअल कोड होगा जब भी हम एसिंक्रोनस कोड लिखेंगे। मतलब पेमेंट डिडक्ट कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग जितने भी काम कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे जो है हम इसके अंदर ले लेंगे, जिसके अंदर जो है वो एरर आने के चांसेस हैं। फिर जो भी एरर आएगा वो फिर हम यूज़र को दिखा देंगे कि भाई ये एरर आया, अब आपका फर्दर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा उस एसिंक्रोनस पार्ट। बस समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस सेंस के अंदर हम जो है वो ट्राई कैच का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फाइनली क्या है, कैच सिर्फ तब चलता है अगर ट्राई में एरर आता है। फाइनली वेदर एरर आए या सक्सेस हो, दोनों केसेस में ट्राई के बाद चलता है, सही है। तो अगर आपने ऐसा कोड लिखना है जो आप चाह रहे हो कि ट्राई जब कंप्लीट हो जाए एरर के साथ या विदाउट एरर के साथ, तो ये फाइनली चले। जैसे हमें लोडर फॉल्स करना है, मतलब आपने चेकआउट करके पेमेंट करना शुरू की, अगर क्रेडिट कार्ड गलत है तो फिर वो पेमेंट करते करते क्या आएगा, मुझे एरर आएगा। तो वो एरर आएगा लेकिन मेरा लोडर भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लोडर चलता है उसको दोनों केसेस में बंद करना है, जब सक्सेस हो या एरर आए। तो फिर वो कोड हम किस में लिखेंगे? फाइनली के अंदर, ये जिसके अंदर हम लोडर को टर्न ऑफ करेंगे, सही है। तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, समझ आ गई आप लोगों को? इसके यूज केसेस भी अंडरस्टैंड कर लिए कि कैसे जो है वो किस किस सिनेरियोज के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो ना भी लिखें, हमने पहले कोड नहीं लिख के किया है, मतलब ट्राई कैच नहीं लगाया था, कोड लिख दिया था, चल रहा था। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा हमें पावर दे रहा है, एक एक्स्ट्रा, मतलब हमारी इसको हम बोलते हैं डिफेंसिव कोड। कोड की जुबान में डिफेंसिव मतलब ये एरर को डिफेंड कर रहा है, सही है। अगर कोई मसला आएगा तो उसको डिफेंड कर रहा है। तो अगर हम ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो वो डिफेंसिव कोड नहीं होगा। एरर आएगा तो एप्लीकेशन ब्रेक करेगी, एरर नहीं आएगा तो एप्लीकेशन चलती रहेगी, सही है। तो इसलिए हमें डिफेंसिव कोड लिखना है ऑलवेज, ताकि कोई भी केस हमारे हाथ से ना गुजरे जिससे जो है वो एरर प्रोड्यूस हो सकता है, सही है। हाँ, उसमें भी ट्राई कैच लगा देंगे तो वो रन टाइम एरर जो है वो कैच करेगा, मतलब जो भी रिस्पॉन्स है उसमें। तो देखो ना, अगर हम देखें तो देन कैच तो वो हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उसमें तो हमें एरर वो खुद से रिजॉल्व करता है ना, वो रिजेक्ट रिजॉल्व हम एरर हैंडलिंग ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन उससे बेहतर ये सिंटैक्स है ना, कि अगर हम एसिंग का वेट लगाते हैं तो फिर हमें ट्राई कैच लगाना पड़ता है। हम स्टिल प्रॉमिस को भी ट्राई कैच में रैप कर सकते हैं, कि अगर प्रॉमिस चलते चलते एरर आ जाए कोई। मैं वही बोल रहा हूँ, देन कैच वो अपना हैंडलिंग तो दे रहा है कि एरर और रिस्पॉन्स को। अगर आप पूरे प्रॉमिस को भी ट्राई में लिखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार ये पूरे का कोड ही, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, ये पूरा कोड ही मसला पैदा कर सकता है, तो उसको भी आप ट्राई में लिख सकते हो। यानी कि आप एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई फिर तीसरा ट्राई जितना मर्जी लिख सकते हो नेस्टिंग। हर ट्राई कैच अपना काम करेगा फिर, तो वो डबल डबल चेक्स हो जाएंगे ना। अगर दो ट्राई कैच लगे हैं तो पहले अंदर वाला ट्राई चेक करेगा, वो एरर आ रहा है वो दिखाएगा, फिर उससे ऊपर वाला चेक करेगा, फिर उससे ऊपर वाला करेगा, तो फिर डबल ट्रिपल चेक्स हो जाएंगे। बट ऐसा कोड जिसमें हमें ट्रस्ट नहीं होता है, हमें लगता है कि ये रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे फिर हम ट्राई कैच का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होंगे।
सही है। हम क्या करते हैं, ट्राई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर, कैच एरर, और यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनली। सही है। बाकी का कोड हमने जो है वो कमेंट किया हुआ है, सिर्फ एक ही फंक्शन है उसको हम चला रहे हैं। सही है। तो अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स हमें क्या आता है। अब कोई एरर नहीं आया तो क्या क्या चला है, पहले ट्राई चला है, फिर फाइनली, क्योंकि कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अगर हम कोई एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो वो खुद से एरर आ जाएगा। हाँ, मतलब टाइप एरर आ जाएगा कि ये चीज़ गलत है कंपाइल करते हुए। लेकिन स्टिल हम करते हैं तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो, मैं क्या करता हूँ लेट के, अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर देखने वाली। मैंने ये कोड रन किया है, पहले तो मुझे टाइप्स की भी एरर दे रहा है कि लेट ए कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर मैंने गलती की ना, मिस्टेक की। अच्छा, मैंने स्टिल एप्लीकेशन को रन किया तो उसने ना क्या, मुझे एरर कैच चला, ये देखो कैच लिखा हुआ है, ये लिखा है ना मैंने कैच एरर, तो ये आ गया कैच एरर। उसके आगे क्या लिखा आ रहा है, रेफरेंस एरर। तो यहाँ पे कभी रेफरेंस एरर आएगा, जब कभी नेटवर्क एरर आएगा, रन टाइम पे जो जो भी एरर आ सकते हैं। अच्छा, उसके आगे क्या कह रहा है, लेट ए इज नॉट डिफाइन। ये क्या चीज़ है, ये उसको आपने डिफाइन नहीं किया, ये ना ये कोई कीवर्ड है ना कोई ऐसी चीज़ है। आगे उसने सारा, और फिर बाद में बता रहा है कि ये किस फाइल में आया है वो, और उसके बाद उसकी लाइन नंबर भी बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली चल गया। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है, चूंकि लाइन नंबर ट्राई के अंदर लाइन नंबर 8 पे एरर आया था, उसने लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट नहीं की। मैं ये करता हूं कि यहां पे लिख देता हूं आफ्टर एरर ट्राई, और यहां पे लिख देता हूं बिफोर एरर ट्राई, मतलब एरर आने से पहले और बाद में। तो अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करके रन करता हूं, बिफोर एरर ट्राई वो चला है, सही है। उसके बाद क्या चल गया है, कैच। उसके बाद वाली जितनी भी लाइनें होंगी ट्राई के अंदर वो चलेंगी नहीं। जिस लाइन पे ट्राई में एरर आ गया तो उसके बाद वाली लाइंस नहीं चलेंगी, उसके बाद फौरन क्या चलेगा, कैच। तो कैच के अंदर हमने क्या लगाया है, एक कंसोल वो चल रहा है एरर, और वो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कैच एरर ये हमने हार्ड कोड किया था, और ये हमने एरर प्रिंट किया था, जो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये एक रेफरेंस एरर है। मतलब उसमें वो बता रहा है कि क्या इशू है, किस लाइन में, सारी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए जो रन टाइम में एरर आएंगे उसकी वो पूरी एक्सप्लेनेशन देगा कि किस जगह पे प्रोड्यूस हुआ, क्या मसला आया। जैसे हम बोल रहे हैं ना, अगर कार्ड में बैलेंस नहीं होगा, वो बताएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, हर चीज़ वो हमें इंफॉर्मेशन देगा ताकि हम उसकी बेस पे फिक्सिंग कर सकें। और फाइनली जो है वो अभी देखो, अभी बिफोर एरर आया है, कैच आया है, और उसके बाद फाइनली आया, यानी कि तीनों चले हैं कैच के सूरत में। क्योंकि एरर हमने ट्राई में प्रोड्यूस कर दिया खुद से, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं इस एरर को खुद से प्रोड्यूस ना करूं, मैं नॉर्मली यहां पे वेरिएबल बनाऊं, सही, अभी इसमें कोई एरर नहीं है। जब हम इसको रन करेंगे तो अभी क्या क्या चलेगा, क्या क्या चलेगा, सॉरी, बिफोर एरर, आफ्टर एरर एंड फाइनली। मतलब वो तो हमने ट्राई में दोनों कंसोल लगाए हैं ना, इसका मतलब इस दफा कैच नहीं चला, सिर्फ वही चला है, बिफोर एरर, आफ्टर एरर और फाइनली। क्योंकि कोई एरर नहीं था तो कैच चलेगा नहीं। तो कैच कब चलेगा, जब एरर होगा। और ट्राई में जिस लाइन पे एरर आ जाएगा उससे नीचे वाली एरर लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और फाइनली दोनों केसेस में चलेगा, चाहे एरर आता है चाहे एरर नहीं आता। सही है। अच्छा, अब अगर कोई एरर नहीं है, स्टिल हम एरर जो है वो थ्रो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी एरर नहीं मिल रहा हमें,
लेकिन स्टिल हम चाह रहे हैं कि एरर पैदा कर दें खुद से, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, उसको हम बोल रहे हैं थ्रो न्यू एरर। मैं बोल दूंगा सम एरर प्रोड्यूस या समथिंग वेंट रॉन्ग। आप भी सोच रहे होंगे किसी भी हालत में सुकून नहीं है, तो कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। अच्छा, थ्रो न्यू एरर मतलब क्या है? खुद से एरर प्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने जब खुद से एरर प्रोड्यूस किया है तो अब वीएस कोड को भी पता लग गया कि एरर प्रोड्यूस किया गया है, तो अब वीएस कोड ने ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन को ब्लर कर दिया। मतलब क्या है कि ये वाला कोड कभी भी नहीं चल सकता। कभी चलेगा ये कोड? कभी भी नहीं चल सकता। उसकी रीजन ये है कि ये अनरीचेबल कोड हो गया है, इसको हम रीच नहीं कर सकते। हाँ, क्या कह रहे हैं? अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। अनरीचेबल क्यों हो गया? जब भी ट्राई में आएगा, लाइन नंबर 10 पे आएगा, एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। एरर प्रोड्यूस होगा तो यही तो डिस्कस किया है कि रन टाइम जैसे ही एरर प्रोड्यूस होगा तो ट्राई के अंदर अगली लाइनें चलेंगी नहीं। पहले वीएस कोड को नहीं पता लग रहा था कि एरर आया या नहीं, समझ रहे हो? तो जब हम थ्रो न्यू एरर खुद से कर रहे हैं, अब वीएस कोड को भी पता लग रहा है कि एरर आ गया। अब उससे अगली लाइनें जो आए आफ्टर एरर ट्राई वो नहीं चलेंगी, और बाकी का कोड जो है वो चलेगा। बिफोर एरर ट्राई, आफ्टर एरर ट्राई नहीं आया अब, क्योंकि वो कोड रीचेबल नहीं रहा। और उसके बाद क्या आया है? कैच एरर। और कैच एरर में क्या है? समथिंग वेंट रॉन्ग। ये तो हमने खुद से प्रोड्यूस किया है ना, आपको रेफरेंस एरर नहीं आ रहा या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फाइनली चल रहा है, तो फाइनली तो हर केस में चलना है। सही है। तो नॉर्मली अगर आपने कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फिर भी आप चाह रहे हो कि कैच चलाएं, तो फिर आप थ्रो न्यू एरर कर सकते हो, अपनी मर्जी से एरर प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई भी एरर। सही है। ये केसेस कब होंगे थ्रो न्यू एरर वाले? मतलब कभी ऐसा हमें करना पड़ सकता है? हैं? ये ऐसे करना पड़ सकता है कि अगर हम ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि यूजर से हम कह रहे हैं कि तुम अपना ना स्कोर बताओ, जो हमने एक दफा बनाई थी। तुम क्या बताओ अपना स्कोर, यू कि तुम्हें 100 में से कितने नंबर्स आए हैं। अगर वो 110 लिख दे तो फिर क्या है? ये एरर है। मतलब देखो, हम बोल रहे हैं कि तुम 100 में से स्कोर बताओ, अब यूजर के हाथ तो नहीं पकड़ सकते हम, तो यूजर 110 लिख दे, फिर फिर एरर है। तो फिर हम जब आएगा हम चेक करेंगे, अगर स्कोर 100 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो हम थ्रो न्यू एरर कर देंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई तुमने इनपुट सही नहीं की, और उस कोड को हम ट्राई कैच में रखेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है, तो इनक्वायरर लगाना है। इनक्वायरर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने बोला हर एक्शन जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको किस में रखेंगे? ट्राई में। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एक्चुअल में लिखेंगे, ये वाला कोड हम थोड़ा अब खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, सॉरी, आंसर्स। आंसर उसकी टाइप क्या होगी? आंसर्स। और हम लिखेंगे साथ में इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, उसको हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन क्या होगा? टाइप नंबर, और नेम क्या होगा? स्कोर, और रिजल्ट मैसेज क्या होगा? इंटर योर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। हमने बोला है उसको, लेकिन वो स्टिल गलत लिख सकता है। तो अब हम ये चेक करेंगे, इफ अगर आंसर जो है वो ग्रेटर देन 100 है, और सॉरी आंसर डॉट स्कोर, या जो है वो
इन दोनों में से अगर एक भी गलत है तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। अगर आंसर जो है वो लेस देन 0 है तो इन दोनों केसेस में क्या करो, थ्रो एन न्यू एरर। वो क्या कहेगा, यूज़र स्कोर शुड बी एंटर करेक्ट मार्क्स। सही है, तो ये एरर आ गया इसके अंदर। और फाइनली में कोई ऐसा काम अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है ना, अब यहाँ पे लॉजिक ये। तो अगर यूज़र गलत स्कोर देगा तो हम खुद से एरर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अभी कोई ये रन टाइम एरर नहीं आया, लेकिन मैंने उसको खुद से प्रोड्यूस कर दिया ताकि मुझे वो चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि वो स्कोर ठीक नहीं कर रहा था। मेरा कोड इसके बाद जो मैं लिखता वो सही नहीं चलना था। चलेगा ना, सॉरी, वेट लगाना था तो फिर ही चलना था ना। अच्छा जी, फाइनली इसलिए पहले चल गया ना, क्योंकि एसिंक्रोनस बना दिया था हमने उसको। अच्छा, मैं लिख देता हूँ दिस। तो अब ट्राई चले, क्योंकि उसने प्रॉम्प्ट मुझे पूछा, मतलब वो कोड तो ट्राई में लिखा था और कैच भी चला है। और उसमें क्या कह रहा है, एंटर करेक्ट मार्क्स, और फाइनली भी चला है। सही है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस प्रोग्राम को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कंप्लीट करोगे। क्या करोगे, अगर यूज़र का स्कोर जो है वो 0, ये लॉजिक तो मैंने लगा दी है, अगर 100 तो 0 से बड़ा है तो एरर आए। बाकी का कोड ये लिखोगे, यूज़र जो भी मार्क्स देता है अगर वो 0 से 50 है तो F आए, फिर 60 से 70 है तो C D ऐसे A तक जाए। सही है। तो वो हमने पहले प्रोग्राम बनाया हुआ है ये वाला। बस ये है कि अब यूज़र से इनपुट लेके वो सेम प्रोग्राम बनाना है। तो सब लोग जो है वो शुरू हो जाओ, ये कोड करोगे।